बेमिसाल खूबसूरती देखकर ऐसे ही गाने जहन में आते हैं। बात चाहे नेचर की खूबसूरती की हो या जिक्र किसी खूबसूरत हसीना का। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर। अगर इन दोनों की खूबसूरती का बयान किया जाए तो मिर्जा गालिब का यह शेर जहन में खुद ब खुद प्रवेश कर जाता है। जिक्र उस परी वश का और फिर बयां अपना। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान। और कुदरत की खूबसूरती को बयान करते हुए रफ़ी साहब के नगमे तो मौजूद ही हैं जो इन दोनों की खूबसूरती का बयान खूब करते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह हसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं खुदा महफूज। और इन दोनों खूबसूरतियों को एक ही जगह कर देती है कश्मीर की वादियाँ। कश्मीर की कली हुए मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर। दोस्तों, कश्मीर की खूबसूरती को हमारी फिल्मों में और फिल्मों के गानों में भी बड़ी खूबसूरती से कैद किया गया है। इस वीडियो में मैं आपका दोस्त और होस्ट जावेद नसीम आज आपको कश्मीर की वादियों पर रिकॉर्ड किए गए इस खास गीत की जानिब लिए चलता हूँ, जिसे रिकॉर्ड करते हुए रफ़ी साहब बड़े जज्बाती हो गए थे। कौन सी थी वो फिल्म, कौन सा था वो गाना, रफ़ी साहब इस गीत को रिकॉर्ड करते हुए जज्बाती क्यों हो गए और फिर उन्होंने जज्बाती होकर क्या किया, इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल। दोस्तों, जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो इस गीत की रिहर्सल में ही रफ़ी साहब बड़े जज्बाती से होने लगे और जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो लोगों ने देखा कि ये क्या, रफ़ी साहब तो इतने जज्बाती हो गए हैं कि शिद्दते जज्बात से उनका गला रुंध गया और आंखों में नमी सी आ गई है। रफ़ी साहब तो अल्फाज को ज़िंदगी देना खूब जानते थे और शायद इसकी वजह यही थी कि वो कलाम और बोलों में खुद को डुबो देते थे। रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई और नौशाद साहब की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि ये गाना नौशाद साहब की एक्सपेक्टेशन पे न सिर्फ ये कि खरा बल्कि उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत आगे जाकर उतरा था। आइए देखते हैं इस गीत की झलक। जिस रात के ख्वाब आए, वो ख्वाब। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं आपका दोस्त जावेद नसीम एक बार फिर हाजिर हूँ और आप सबों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। और हमेशा की तरह आज फिर एक कहानी लेकर आप लोगों की खिदमत में। आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं कश्मीर की वादी में। फिल्म देखने वाले, फिल्मों का शौक रखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि कश्मीर एक ऐसा खूबसूरत मकाम, एक ऐसी खूबसूरत जगह है कि जहां पे अक्सर व बेशतर फिल्मों की शूटिंग्स हुआ करती थी। रूमानी गानों को फिल्माने के लिए कश्मीर तो वाकई जैसे जन्नत बेनजीर था। कश्मीर में फिल्माए गए बहुत सारे रोमांटिक गाने जैसे कि परदेसियों से नाखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसी, दीवाना हुआ बादल, में अंगड़ाए दीवाना हुआ बादल, कोरा कागज था ये मन मेरा, पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। और इस तरह से न जाने कितने नगमे जिनकी शूटिंग कश्मीर में की गई। कश्मीर में एक छोटा सा कस्बा चंदनहार के नाम से है और यह बात मैं आपको बताने जा रहा हूं 14वीं सदी की, कि जब वहां पे एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम था जॉन। और जॉन का मतलब होता है कश्मीरी जबान में चांद के। और वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के बिना पे उसका नाम जॉन पड़ा। लेकिन अपनी खूबसूरती के साथ साथ उसकी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई वो बड़ी ही बदकिस्मती से हुई। गर्चे वो एक बहुत अच्छी शायरा थी, बहुत अच्छी कवित्री थी और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक थी। उसकी शादी एक शख्स से हो गई, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी में
बड़े दुख थे, क्योंकि उसका शौहर अपनी खूबसूरत बीवी को आराम पहुंचाने के बजाय तरह तरह से उसे तकलीफें दिया करता था। और जब इसका गम हद से ज्यादा बढ़ जाता, इसकी तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाती, तो फिर जब वो खेतों की तरफ जाती तो वहां जाकर वो अपनी दर्द भरी आवाज में नगमे लिखती और उसे गाती। एक बार ऐसा हुआ कि एक बार वो जाफरान जार में काम कर रही थी कि उसी वक्त शहजादा यूसुफ शाह का उधर से गुजर हुआ। जब उसने ये दर्द भरी और प्यारी सी आवाज सुनी तो सोच में पड़ गया कि हमारे इलाके में ऐसी प्यारी आवाज की मालिका कौन है। जब उसने पता लगाया तो पता चला कि ये लड़की चंदनहार में रहने वाली है और शादीशुदा है, और इसका शौहर इसे बहुत ही टॉर्चर करता है। ये एक बड़ी ही तकलीफदह जिंदगी गुजार रही है। शहजादे ने उसके शौहर को बुलवाया और कहा कि चूंकि तुम अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकते, उसका ख्याल नहीं रखते, वो एक फनकारा है, तुम उसके फन की कदर नहीं करते, लिहाजा तुम उसे तलाक दे दो। तुम्हें जितनी रकम चाहिए शाही खजाने से तुम्हें उतना पैसा दे दिया जाएगा। उसके लालची शौहर ने पैसों के लालच में और अपनी जिंदगी के खौफ से उस सौदे को मंजूर कर लिया और जोन को तलाक दे दिया। जोन को तलाक देने के बाद शहजादा यूसुफ ने उससे निकाह कर लिया और उससे लेकर अपने महल में आ गए और उसका नाम हब्बा खातून रखा। इस तरह से एक गरीब लड़की जिसका सफर आंसुओं से हुआ था, उसने महलों में अपनी जगह बना ली और कश्मीरी लोगों में हब्बा खातून ने बड़ी इज्जत और बड़ा मकाम पाया, क्योंकि वो तो एक अदीबा भी थी, फनकारा भी थी और बहुत अच्छी गुलकारा भी थी, और उन्होंने कश्मीर की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए। कश्मीरी लोग उनसे बहुत मुतासिर, और आज तक उनका नाम कश्मीर के तारीख के पन्नों में महफूज है। उन्हें चाहने वाले भी बेशुमार, और उनके ऊपर बहुत सारी उनकी जिंदगी की कहानी पे फिल्में बनाई गई, सीरियल्स बनाए गए, ड्रामे किए गए, किताबें लिखी गई। और जब ये कहानी किसी फूल के खुशबू की तरह से उड़ती उड़ती बॉम्बे तक पहुंची तो 1980 में संजय खान ने हब्बा खातून के ऊपर एक फिल्म बनाने की शुरुआत की। स्टोरी तय हो गई, स्क्रीन प्ले लिख लिए गए, डायलॉग्स लिख लिए गए, यहां तक कि फिल्म के संगीत और गीत का भी तय कर लिया गया। गीत लिखे थे अली सरदार जाफरी साहब ने और संगीत की जिम्मेदारी दी गई थी मौसीकार आजम नौशाद साहब को। अब सोचें कि जहां पे संजय खान जैसे डायरेक्टर और नौशाद साहब जैसे संगीतकार और अली सरदार जाफरी जैसे लेखक मौजूद हों, वो फिल्म कितनी शानदार बन सकती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म की शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन उसके बाद फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी और हब्बा खातून का एक ही गाना वो रिकॉर्ड कर लिया गया। इस रात के वो ख्वाबों की। जब अली सरदार जाफरी ने अपने कलम का जलवा बिखेरा और ये नगमा उन्होंने लिखा तो नौशाद साहब तो लाइनें सुनकर फड़क उठे। फिर उसके बाद रफ़ी साहब के साथ रिहर्सल का सिलसिला शुरू हुआ। रफ़ी साहब ने बहुत ही जी लगाकर रिहर्सल किया और रिकॉर्डिंग वाले दिन वही हल्की सी मुस्कुराहट और अपना अंदाज लिए रफ़ी साहब स्टूडियो में दाखिल हुए और उसके बाद उस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। लाजवाब तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग हुई और रिकॉर्डिंग के बाद जब रफ़ी साहब, नौशाद साहब और बकिया दूसरे लोग बैठे तो नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को मुआवजे का यानी कंपनसेशन का एक लिफाफ पेश किया, लेकिन रफ़ी साहब ने उस लिफाफ को लेने से इनकार कर दिया। नौशाद साहब ने कहा कि भाई इसमें आपका मुआवजा है। रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं, आज मैं इस गीत का मुआवजा नहीं लूंगा। नौशाद साहब ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि नौशाद साहब, आजकल जिस तरह के गाने बन रहे हैं और जिस तरह के गाने मुझसे गवाए जाते हैं वो मैं
हलक से तो गाता हूं, लेकिन दिल से वो आवाज नहीं निकलती। क्योंकि मेरा ये काम है, इसलिए मैं अपने काम को करता हूं, लेकिन इस काम को करके मुझे किसी राहत का एहसास नहीं होता, किसी सुकून का एहसास नहीं होता। लेकिन आज इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुझे बहुत दिली सुकून मिला है। और जब बात दिल के सुकून की हो तो वहां पैसों की कोई जरूरत नहीं रहती। इसलिए आज मैं इस गाने की रिकॉर्डिंग के पैसे नहीं लूंगा। और रफी साहब ने इस गाने के लिए एक नया पैसा भी कबूल नहीं किया। नौशाद साहब तो बिल्कुल रफी साहब की इस अदा पे फरिफ्ता हो गया और उन्होंने कहा कि गुलकार तो बहुत आएंगे, लेकिन इंडस्ट्री में दोबारा मोहम्मद रफी नहीं आएगा। तो इस तरह से चंदनहार के इलाके में पली बढ़ी एक लड़की जो जिंदगी के सफर को तय करते हुए महलों तक पहुंची और इतनी कामयाब जिंदगी उसने गुजारी कि उसका नाम तारीख के पन्नों पे आ गया, और जिसके नाम पे फिल्में बनाई गई, जिसके नाम पे सीरियल्स बनाए गए। आज उसी खातून की कहानी, हब्बा खातून की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपके सामने पेश किया। यह कहानी एक्चुअली हब्बा खातून की नहीं, बल्कि फिल्म हब्बा खातून के बनने वक्त जो गाने रिकॉर्ड हुए थे उनमें से एक गाना जो रह गया उस फिल्म की यादगार, क्योंकि फिल्म तो बन ही नहीं पाई, तो आज मैंने उस गाने को भी बनने की कहानी आपके सामने पेश कर दिया। और देखिए आपके इसमें काम, डेडिकेशन, लगन, इबादत के साथ साथ दिल के सुकून की कितनी बड़ी कीमत है। और रफी साहब के इस बयान से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसीकी का जो लेवल दिन ब दिन नीचे की तरफ जाता रहा और चला गया, इससे रफी साहब कितने दिल बर्दाश्ता थे। चूंकि वो उनका काम था, लिहाजा अपना काम तो वो कर रहे थे, लेकिन दिल से वो खुश तो नहीं थे। और जब उनके सामने उनके दिल के मुताबिक एक काम आया तो उन्होंने दिल से उसकी पजीराई की और एक पैसा भी मुआवजा नहीं वसूला। ये थे हमारे रफी साहब। इस तरह की और बहुत सारी छोटी छोटी बातें लेकर मैं गाहे बगाहे आप लोगों की खिदमत में आता रहूंगा। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। सलाम, आदाब और नमस्कार।